मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस, इसे हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर के सैक्रिफाइस को याद किया जाता है। इन तीनों ने मात्र 22 और 23 की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी एंड इनके सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को 23 मार्च 1950 में बनाया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करता है एंड इन सभी डेटा के बारे में इंटीग्रेटेड अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के थ्रू पता लगाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का डेटा मैनेजमेंट सेंटर एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसकी मदद से ये वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस साल के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का थीम था द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। मई में थाईलैंड में इलेक्शंस होने वाले हैं एंड 21 मार्च को थाईलैंड की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। इलेक्शन के 2 महीने पहले ही थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयूत चैन-ओचा। इन्हें यहाँ मिलिट्री रूल करते लगभग 1 डिकेड कंप्लीट होने वाला है एंड ये शायद आगे भी अपने इस मिलिट्री रूल को एक्सटेंड करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से थाईलैंड के पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया है। वीनस प्लैनेट में वॉल्केनिक एक्टिविटी के डायरेक्ट जियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। आर्काइवल रेडार इमेजेस जो कि आज से 3 डिकेड्स पुराने हैं, इन रेडार इमेजेस में वीनस प्लैनेट में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। प्लैनेट वीनस को अर्थ्स ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। 3 डिकेड्स का मतलब होता है 30 ईयर्स। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रशिया में 3 डेज की विजिट पे जाएंगे। दोनों ही कंट्रीज के लीडर चाइना द्वारा दिए प्रपोजल डी एस्केलेशन एंड सीज फायर पे डिस्कस करेंगे। सीज फायर एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है 2 ग्रुप के बीच, जिसमें दोनों ग्रुप आपस में लड़ना बंद कर देते हैं। एंड डी एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी वॉर की इंटेंसिटी को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। अभी प्रेजेंट में रशिया एंड यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है। इसी वॉर को डी एस्केलेट एंड इवेंचुअली सीज फायर करवाने के लिए चाइना ने प्रपोजल दिया है। फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना की हिस्ट्री को देखें तो दोनों ही कंट्रीज के बीच कोल्ड वॉर के समय कॉपरेशन भी हुआ है एंड वायलेंट क्लैशेस भी हुए हैं। सोवियत यूनियन पुराने रशिया को कहा जाता है। इंडियन ओरिजिन के लक्ष्मण नरसिम्हा को स्टारबक्स का नया सीईओ बनाया गया। इससे पहले स्टारबक्स के सीईओ इसके फाउंडर थे हॉवर्ड शुल्ट्ज। लक्ष्मण नरसिम्हा इससे पहले रैकेट के सीईओ थे। रैकेट एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। ये कंपनी हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाती है। मिस मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया एंड ये फैसला इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड मीटिंग में किया गया। इसके पहले इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ थे मिस्टर दीपक बागला, जिन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया था। इन्वेस्ट इंडिया को ईयर 2009 में बनाया गया था कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के अंडर। इन्वेस्ट इंडिया का मेन एम है इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना। इन्वेस्ट इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। G20 के एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के वर्किंग ग्रुप की 2nd मीटिंग गुजरात के गांधीनगर में की जाएगी। ये मीटिंग 3 दिन तक चलेगी एंड इसका इनॉग्रेशन G20 के शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। शेरपा का मतलब होता है सिविल सर्वेंट या फिर डिप्लोमेट, जिसका काम होता है कॉन्फ्रेंस होने के पहले कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जितने भी प्रिपरेटरी वर्क्स हैं उनको तैयार करना। ये है मिस्टर अमिताभ कांत जो G20 के इंडियन शेरपा हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में काम करती है। इनका मेन काम होता है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को सिक्योर करना। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को 1865 में बनाया गया था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को गवर्न कौन करता है? इसे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड प्लेनियोपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस गवर्न करते हैं। प्लेनियोपोटेंशियरी का मतलब होता है कोई डिप्लोमेट या पर्सन जिसके पास फुल पावर्स होती हैं इंडिपेंडेंट एक्शन के लिए, एंड ये इंडिपेंडेंट एक्शन
इम्पॉर्टेंट मैटर्स में लिया जाता है। एंड ये जो डिप्लोमेट होते हैं ये गवर्नमेंट के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के न्यू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को भी अनवील करेंगे एंड साथ ही साथ 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को भी लॉन्च करेंगे। टेस्ट बेड एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है जिसे न्यू मशीन या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स फ्रैंक कैंडल के साथ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस किए। ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। इस मीटिंग में इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक सिनेरियो पे डिस्कशन किया गया। जब हम स्ट्रैटेजिक वर्ड का यूज़ करते हैं डिफेंस के साथ, तब स्ट्रैटेजिक वर्ड का मतलब होता है मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कंट्री के रिसोर्सेस जिन्हें हम वॉर के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडिया एंड जॉर्डन के बीच डिफेंस कोऑपरेशन की सेकेंड कंसल्टेटिव मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। दोनों ही कंट्रीज़ ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जैसे कि मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री कोर्सेस एंड साइबर सिक्योरिटी। बिहार डे या फिर बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बिहार स्टेट को बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने 22 मार्च 1912 को बंगाल स्टेट का एक हिस्सा अलग करके इसे बिहार स्टेट बनाया था। बिहार दिवस के दिन बिहार स्टेट में हॉलिडे होता है। बिहार दिवस को सबसे पहले 2010 में मनाया गया था अंडर द इनिशिएटिव ऑफ नीतीश कुमार, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की सेकेंड मीटिंग राजस्थान के उदयपुर में होगी। इस मीटिंग का मेन फोकस था नॉन प्राइसिंग पॉलिसी के इफेक्टिवनेस को समझना ताकि लो कार्बन डेवलपमेंट हो। नॉन प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, जो एक प्रकार का मार्केट स्ट्रेटेजी होता है जिसमें एक फर्म अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दूसरे फर्म के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से अलग करती है डिज़ाइन एंड वर्कमैनशिप के बेसिस पे। लो कार्बन डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें कम से कम कार्बन एमिशन हो एंड हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम था एक्सेलरेटिंग चेंज। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, इसके शेड्यूल 21 के अंडर वर्ल्ड वाटर डे को रखा गया था। वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस है ताकि हम कम्युनिटी में ये मैसेज दे सकें कि वाटर को कंजर्व करना आज की डेट में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका काम है गवर्नमेंट्स को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके एंड क्लाइमेट से रिलेटेड अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सके। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को ईयर 1988 में दो बॉडीज़ के द्वारा बनाया गया था। ये दो बॉडीज़ हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। IPCC का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जिनीवा में है। IPCC वर्ल्ड की लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट है जिसका काम है क्लाइमेट चेंज पर रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट्स करना। रिसेंटली IPCC ने एक सिंथेसिस रिपोर्ट रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिला है जिसकी वजह से अब हमको एक्सट्रीम हीट वेव्स एंड ओशियन में राइस देखने को मिलेगा एंड इसकी वजह से 70 से 90% कोरल रीफ्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अर्थ ऑलरेडी 11 डिग्री सेल्सियस वार्म हो चुका है एंड अगर इसके बाद भी हम इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो ये ह्यूमैनिटी एंड नेचर के लिए काफ़ी डिजास्ट्रस होगा। 21 मार्च को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने अपनी लेटेस्ट मेन सिंगल्स की रैंकिंग इशू की थी। लक्ष्य सेन जो पहले टॉप 20 में आते थे अब वो खिसक कर 5 स्पॉट पीछे हो चुके हैं। अब लक्ष्य सेन की वर्ल्ड रैंकिंग है 25। नवंबर 2022 में लक्ष्य सेन इस रैंकिंग में 6th पोजीशन पे थे। इस रैंकिंग में इंडिया के HS प्रणॉय की रैंक है 9th एंड वुमेन सिंगल्स की रैंकिंग में PV सिंधु 9th पोजीशन पे हैं एंड साइना नेहवाल 32nd पोजीशन पे हैं।
MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया है। इस स्टेडियम का नाम इंडिया टीम की स्टार हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के ऊपर रखा गया है। एंड इसके साथ ही रानी रामपाल इंडिया की पहली स्पोर्ट्स वुमेन बन चुकी हैं जिनके नाम से किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। रायबरेली आपको इंडिया के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इंडिया में टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें से कि दूसरी INS एंड्रॉथ को लॉन्च कर दिया गया है कोलकाता में। वॉर में एंटी सबमरीन का इस्तेमाल सबमरीन्स के अगेंस्ट में किया जाता है। इस INS एंड्रॉथ को किसने बनाया है? इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। INS एंड्रॉथ में 3 वाटर जेट्स लगे हुए हैं जो डीजल पे चलेंगे। INS एंड्रॉथ की मैक्सिमम स्पीड होगी 25 नॉट्स। राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। इस बिल के अकॉर्डिंग राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में इन सभी हॉस्पिटल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना होगा। राजस्थान एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एंड पॉपुलेशन वाइज 7th लार्जेस्ट स्टेट है। राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं भिल ट्राइब, धनका ट्राइब, गरासिया ट्राइब एंड कथोड़ी ट्राइब। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। जब किसी कंट्री में स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है तो इन कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इसे ही कहा जाता है EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका मतलब क्या होता है? जब किसी कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है एंड ये कंट्री इंपोर्ट के लिए पैसे पे नहीं कर पाती तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम। श्रीलंका अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से ही सफ़र कर रही है एंड इसलिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को $3 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। EFF प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि श्रीलंका में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके एंड ये अपने डेब्ट्स को क्लियर कर सकें। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये यूनाइटेड नेशन की एक फाइनेंशियल एजेंसी है जिसे 1944 में बनाया गया था एंड इसने काम शुरू किया 1945 से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन एम है पूरे दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर करना एंड ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करना, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को भी एनकरेज करना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टैलिना जियोर्जीवा। किलियन मबाप्पे को फ्रांस की फुटबॉल टीम का नया कैप्टन बनाया गया है। इसके पहले फ्रांस टीम के कैप्टन थे ह्यूगो लॉरिस। इंडिया एंड 23 अफ्रीकन नेशंस मिलकर 9 डेज के मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये मिलिट्री एक्सरसाइज पुणे में होगी। इसका मेन एम होगा ओवरऑल मिलिट्री कोऑपरेशन को एक्सपेंड करना इंडिया एंड अफ्रीकन नेशंस के बीच। इसी दौरान इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे इंडिया अफ्रीका चीफ्स कॉन्क्लेव को होस्ट करेंगे। ये हैं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक यूल ने जापान के प्रिफरेंशियल ट्रेड स्टेटस को वापस रीस्टोर कर दिया है। साउथ कोरिया एंड जापान के बीच हमको एक डीप इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाई देखने को मिलता है। जापान एंड साउथ कोरिया दोनों ही USA के इम्पॉर्टेंट अलाइज हैं। प्रिफरेंशियल ट्रेड स्टेटस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इस स्टेटस को देने के बाद कंट्री के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे बहुत कम या फिर ज़ीरो टैरिफ लगाए जाते हैं जिससे ट्रेड को बढ़ाया जा सके। महा मेट्रो नागपुर को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में प्रेस्टिजियस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया। महा मेट्रो नागपुर को सबसे कम समय में लॉन्गेस्ट लेंथ मेट्रो रेलवे कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए एंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में पहला सोलर PV सिस्टम जिसे इंटीग्रेटेड कंजम्पशन के लिए बनाया गया है, इसके लिए महा मेट्रो नागपुर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया। सोलर PV सिस्टम सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम होता है जिसकी मदद से सोलर पावर को फोटोवोल्टेइक्स की मदद से सप्लाई किया जाता है।
फोटोवोल्टेइक्स एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें फोटोवोल्टेइक जंक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है। आज के ही दिन 23 मार्च 1910 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। राम मनोहर लोहिया ने अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई जर्मनी से कंप्लीट की एंड इन्होंने 10 साल की उम्र में सत्याग्रह मूवमेंट को ज्वाइन किया था। राम मनोहर लोहिया 1935 में कांग्रेस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज के ही दिन 23 मार्च 1931 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। एंड इस समय भगत सिंह एंड सुखदेव की उम्र 23 साल थी एंड राजगुरु की उम्र मात्र 22 साल थी। इनके बलिदान को रिस्पेक्ट देने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस बनाया जाता है। आज के ही दिन 23 मार्च 1986 में सीआरपीएफ की पहली वुमेन बटालियन को बनाया गया था जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आज के ही दिन 23 मार्च 1903 में राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन पेटेंट करवाया था एंड इसी साल इस एयरप्लेन को ये उड़ाने में सक्सेसफुल भी हुए थे 17 दिसंबर 1903 को। आज के ही दिन 23 मार्च 1909 में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट शैकल्टन ने मैग्नेटिक साउथ पोल की खोज की थी एंड इसी एक्सपीडिशन के दौरान पहली बार माउंट एरेबस की चढ़ाई की गई थी। माउंट एरेबस अर्थ का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है एंड ये पूरे एंटार्क्टिक का सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनो है। आज के ही दिन 23 मार्च 1942 में जापानीज ने अंडमान आइलैंड को ऑक्यूपाई किया था। आज के ही दिन 23 मार्च 1965 में नासा ने जेमिनी 3 स्पेसक्राफ्ट से 2 लोगों को स्पेस में भेजा था। आज के ही दिन 23 मार्च 1996 में ताइवान का पहला डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था जिसमें ली टेंग हुई को प्रेसिडेंट चुना गया था। इस लेक्चर की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।